अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अपना पाकिस्तान के साथ मैं हूँ महाविश निसार और आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो अपनी प्रोफेशन, अपने बिज़नेस, अपनी फील्ड के लिहाज से एक नामवर शख्सियत हैं और हम उन्हें कई टीवी चैनल्स पे देख चुके हैं। मुख्तलिफ इश्यूज़ पर उनसे बात भी होती रही है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हवाले से भी आपने उन्हें बात करते देखा होगा। तो आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। मैं तारुफ करवाते चलूँ, मोहम्मद शर्जील गोपलानी साहब हमारे साथ हैं। आप चेयरमैन हैं ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद एसोसिएशन के और आप सदर हैं कराची टिम्बर मर्चेंट्स ग्रुप के भी और ऑल पाकिस्तान टिम्बर ट्रेड्स एसोसिएशन के भी आप चेयरमैन हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, आपने टाइम दिया हमें। आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से हम आजकल देख रहे हैं कि पाकिस्तान में तकरीबन हर लिहाज से महंगाई बढ़ती जा रही है। बेशक आपका डायरेक्ट ताल्लुक एफएमसीजी के साथ तो नहीं है या किसी किस्म के जो और आप कह लें लुब्रिकेंट्स की जो प्रोडक्ट्स हैं उनके साथ तो नहीं है, लेकिन इसके बावजूद यकीनन आपका बिजनेस भी इफ़ेक्ट होता होगा और आम आवाम भी इफ़ेक्ट होती है, जिसका जितना दायरा कार वसी है वो उतना ही ज़्यादा मुतासिर होता है। तो आप क्या समझते हैं कि बहुत सी कोशिशें हर गवर्नमेंट अपने तौर पे करती है कि मईशत को बेहतर करे, पाकिस्तान में रोज़गार के मौके फराहम किए जाएँ, और ये एक साल से तो हम देख रहे हैं कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स हैं इस तरह की, और गवर्नमेंट के तो फिर भी हर गवर्नमेंट की तरह यही दावे हैं कि हम तो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि प्रॉब्लम आखिर कहाँ आ रही है? पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। देखिए, मसाइल जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए। अगर आप देखेंगे, डायरेक्ट की बात करते हैं तो एसएमई से डायरेक्ट ताल्लुक है हमारा, बिल्कुल ठीक है, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। किसी मुल्क, किसी मईशत के अंदर एसएमईज जो है ना वो मेन किरदार अदा करते हैं आपकी इकनॉमी को, जीडीपी को ऊपर ले जाने के लिए। हमारी जो पॉलिसी पिछले सालों से रही है, मैं चंद सालों से बोलूँगा, मैं 70 साल की बात नहीं करूँगा, मैं बात करूँ देखिए 80s बल्कि 90s के, आप समझिए 90s के स्टार्ट तक आपकी मईशत का ये बुरा हाल नहीं था। 90s के बाद आपकी मईशत जो है वो डाउनफॉल की तरफ गई है। 92 तक तो आपकी मईशत जो है वो सही जा रही थी, आपकी ब्रेक इवन पे थी। अगर आप पॉजिटिव आपके पास फिगर नहीं भी थे तो नेगेटिव फिगर नहीं थे सही। अब पिछले तकरीबन 28-30 साल से जो हुआ है वो ये हुआ है कि हमने मईशत को एक साइड पे रख दिया और हम जमहूरियत को लेके चल रहे हैं। सही। हमारे जो लीडर्स आज तक हमारे पास कोई पैदा नहीं हो सके, या हमने लीडर बनने नहीं दिए, या हम लीडर्स के पीछे चले नहीं, ये सबसे बड़ी एक वजह है। फिर आप देखें, अगर जो दौर है आपका इकनॉमी का, जो अच्छा दौर इस वक्त अगर आप देखें तो मुशर्रफ साहब का दौर था, जिस वक्त आपकी जीडीपी 7.8 तक आपने हिट किया। आपका डॉलर जो है वो 72 से 60 रुपीज़ पे आया। अच्छा, दो चीज़ें यहीं पे हम रोकते हैं क्योंकि मैं थोड़ा सा ये भी आपसे बात करना चाहूँगी। हम टिपिकल बातें नहीं करेंगे, लेकिन देखिए मुशर्रफ साहब का जो दौर था जिसके भी आपने बात की, उस वक्त सब लोग बड़े खुश हुए, उसके बाद भी आज भी हम उसकी मिसाल देते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड ये भी कहा जाता है कि मुशर्रफ साहब के दौर में ठीक है पैसा तो ज़रूर आया पाकिस्तान में, लेकिन जिन बुनियादों पे वो पैसा लिया गया आज हम वही डैमेजेस भुगत रहे हैं। ये किस हद तक दुरुस्त है? ये टोटल झूठ है। अच्छा, इसकी वजह मैं बताऊं, मुशर्रफ साहब का दौर वो था जिसमें आपने IMF से निकल चुके थे। इससे पहले आप मुझे बताएं, आपका मीडिया भी मुशर्रफ साहब के दौर में आज़ाद हुआ है। मीडिया आपका जितना प्राइवेटाइज चैनल्स हैं आपके मुशर्रफ साहब के दौर में, टेलीकम्युनिकेशन में आप मुशर्रफ साहब के दौर में आपने तरक्की की। आपकी जीडीपी कोई नहीं बना सकता, ये फैक्ट है कि आप, ऐसा नहीं है कि आपने मैंने जीडीपी के कोई फिगर बना लिए, पॉसिबल ही नहीं है। मुशर्रफ साहब के दौर में अगर कोई ये बात करता है कि भाई ये पैसे आपके अमेरिकन वॉर और अफगानिस्तान वॉर की वजह से आ रहे थे, ये भी गलत है। ज़रूर इन्वॉल्वमेंट ज़रूर थी आपकी, लेकिन मैं अपनी बात करता हूँ। देखिए, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मैं इस वक्त अफगानिस्तान भी टिम्बर की एक्सपोर्ट बैंड है यहाँ से। पाकिस्तान में पिछले तकरीबन 40 साल से आपके पास फॉरेस्ट नहीं है। आप, मैं टिम्बर मार्केट का भी सदर हूँ, पूरे पाकिस्तान के टिम्बर ट्रेडर्स को भी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और DGT ऑफ कॉमर्स में हम रजिस्टर्ड है। तो हम जो बात करते हैं वो फैक्ट फिगर के साथ करते हैं। मुशर्रफ साहब के टाइम पे ओपन ट्रेड पॉलिसी थी। मुशर्रफ साहब जब हमारे साथ बैठते थे या उनकी टीम हमारे साथ बैठती थी, अब्दुल्ला यूसुफ साहब इस वक्त FBI नहीं होता था, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नहीं होता था, वो हमारे साथ बैठते थे और जो बात डिस्कशन होती थी उस पर अमल किया जाता था। अगर हमने उनको बोला कि आप रिबेट 20% पे ले जाएं तो वो रिबेट 20% पे लेकर आए। अगर हमने इनको बोला कि सेल टैक्स के रिफंड जो है वो विद इन आवर्स जो है सेटल होने चाहिए, उन्होंने सेटल किए, तो आपकी GDP ग्रो कर गई। ठीक है, आपके एक सेक्टर नहीं था।
आप पाकिस्तान से डेयरी के प्रोडक्ट्स भी, जो कि आपके अपने प्रोडक्ट्स नहीं है, डेयरी के प्रोडक्ट्स भी आप एक्सपोर्ट कर रहे थे। आप वो आइटम्स एक्सपोर्ट कर रहे थे जो पाकिस्तान ने पहले कभी सुने नहीं थे। सही। लेकिन हुआ ये अनफॉर्चुनेटली कि आपको एक चीज़ के देखें, जहन में एक चीज़ है, वो भाई फौजी था, हाँ। फौजी हुकूमत थी, तो अब हमने इस पर अमल नहीं करना। आप कराची की तरक्की देखें, चाहे नेमतुल्ला खान साहब थे इस कराची के मेयर, चाहे मुस्तफ़ा कमाल थे, दोनों ने काम किया। दोनों ने काम क्यों किया? इसलिए कि उनको वो जो है पीछे से वसाइल भी मिले, वो माहौल भी मिला। हम कारोबारी लोग थे, हम आज पूरे पाकिस्तान में आप कहीं चले जाएं एक ही बात करेंगे, मुशर्रफ साहब का दौर। कोई मुशर्रफ साहब के सर पे सिंह थोड़ी थे। अच्छा, तो फिर उसे कंटिन्यू क्यों नहीं किया गया? आपने कहा हमने मईशत को एक साइड पर रख दिया और हम जमहूरियत को लेके बैठ गए। ये सामने तो आज आप जैसे कि आप कह रहे हैं कि उस दौर में मीडिया भी आजाद हुआ, इकोनॉमी ने भी बड़ी तरक्की की, तो फिर वो भी तो एक जमहूरी दौर कहलाना चाहिए। देखिए, बात ये है कि मुशर्रफ साहब की जो पॉजिटिव चीज़ें वो हमें ऑन करनी चाहिए, उसको हम कंटिन्यू। हमारे नेबर कंट्री ने आज इंडिया की आप जीडीपी देखें, पिछले 70 साल में जीडीपी कभी भी 6 को क्रॉस नहीं किया, 5 तक रही है मनमोहन सिंह के टाइम पे। आज वो 7.8 और 8% पे जा रहे हैं। उन्होंने हमें फॉलो किया, उन्होंने मुशर्रफ साहब की पॉलिसी को फॉलो किया है। आज मोदी साहब की जो पूरी दुनिया में वाह वाह हो रही है, हम कहीं भी जाके, इस वक्त मैं मलेशिया गया हूँ, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से मैं मीटिंग करके आया हूँ लास्ट वीक मलेशिया के, तो आप यकीन करो वहाँ डिस्कशन में ही कि इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया की ग्रोथ, इंडिया की जीडीपी, ये बात हो रही थी। यही बात जब मुशर्रफ साहब के दौर में हम सिंगापुर जाते थे, मलेशिया जाते थे, वहाँ डिस्कशन होती, जीडीपी पाकिस्तान की 7.8 चल रही है, 7.5 चल रही है, पाकिस्तान इस तरह ग्रो कर रहा है और अगले 10 साल तक पाकिस्तान में फ्यूचर। अच्छा, आपने कहा कि उस दौर में ताजिर बरादरी को बिठा के बात की जाती थी, उनका राय ली जाती थी, तो क्या अब ऐसा नहीं हो रहा? नहीं, अब नहीं हो रहा। देखें आप, अभी देखें, आपने एक मेरी पिछले दिनों सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखी होगी कि तमाम पूरे पाकिस्तान के ताजिर बैठे थे और हम इसाक डार साहब से बात कर रहे हैं, साथ में जो है आयशा घोष पैसा साहबा जो कि स्टेट ऑफ मिनिस्टर हैं, और साथ में इशफाक तौला साहब जिनका कराची से भी ताल्लुक है और फाइनेंस से भी ताल्लुक है और स्टेट मिनिस्टर भी। और मैंने इनको जब बताया कि भाई पोर्ट के ऊपर 7 से 8 हज़ार कंटेनर ब्लॉक हैं और स्टेट बैंक जो है वो कंटेनर रिलीज नहीं कर रहा, तो वो शौक अब तो हो गया मेरे वो जब उन तक पहुंची। फिर लास्ट फ्राइडे जो इसकी नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग हुई, जो कि शेख साहब चेयर कर रहे थे, हमने यहाँ से वीडियो लिंक और हमारे अपने नुमाइंदे वहाँ मौजूद, हमने 12,000-13,000 कंटेनर फिगर दिया कल आपके सामने। वही जो बात हमने कही और वो बात सामने आई और वो सारे रिलीज हुए। उनको मैकेनिज्म हुकूमत को जो बनाना पड़ेगा वो ये बनाना पड़ेगा, छोटे ताजिरों को, एसोसिएशंस को ऑन बोर्ड लें, उनकी तजावीज़ पे अमल करें और मुल्क की मैशियत को बेहतर। मुल्क की मैशियत चलेगी तो सब कुछ चलेगा। आज आप बिल्कुल, आपके पास जो है समझे कि दीवार आ चुकी है, अब आप डेड एंड है, अब आपके पास कुछ नहीं है आगे। तो आज भी हंगामी जो है सूरत हाल डिक्लेयर की जाए, इमरजेंसी डिक्लेयर की जाए, माशी तो ऐसा क्यों नहीं हो सका अभी तक? आप तो माशाल्लाह ताजिर बरादरी से ना सिर्फ क्या ताल्लुक है, आपके ज़िंदगी का तजुर्बा है ये, और आप माशाल्लाह चेयरमैन हैं, प्रेसिडेंट हैं, बिजनेस कम्युनिटी से कोई गवर्नमेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन में, हुकूमती मामलात में प्रैक्टिकली अभी तक कोई क्यों नहीं आया? ये इनिशिएटिव क्यों नहीं लिया गया? नहीं, इनिशिएटिव लिया जाता है, लेकिन पाकिस्तान का जो इलेक्शन लड़ने का जो सिस्टम है वो बड़ा। आपने कभी इलेक्शन क्यों नहीं लड़ा? नहीं, मैं कभी पॉलिटिक्स में आने का नहीं सोचा? नहीं, मैंने 2013 में फॉर्म फिल किए थे, लेकिन मुझे इतनी थ्रेट थी कि मुझे पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। और लास्ट बाई इलेक्शन के अंदर मैं कॉन्टेस्ट कर रहा था लियाड़ी से। अच्छा। तो उस सीट पे इलेक्शन कैंसिल हुए, नेशनल असेंबली है, और मेरा अभी दोबारा इरादा है नेशनल असेंबली के इलेक्शन लड़ने का। उसकी वजह भी यही है कि देखिए, हमने, हमारा मुल्क पॉलिसीज़ का दर्द जितना हमें, इतना शायद किसी और को नहीं हो। और पिछले तकरीबन समझे कि 20-25 साल में जो हमें बिजनेस पॉलिटिक्स में आने के बाद इतनी चीज़ें समझ में आ गई हैं कि हमारी कहाँ कमी और खामी है। अब जैसे मैं आपको एक बात बताऊँ, किसी चीज़ को आगे, मैशियत को आगे ले जाने के लिए आपको अलग अलग सेक्टर डिज़ाइन करने होते हैं। जैसे आपने टेक्सटाइल सेक्टर तो एक चीज़ को पकड़ लिया कि भाई पाकिस्तान टेक्सटाइल ही एक्सपोर्ट कर रहा है। फ्रूट के बहुत से आइटम्स ऐसे हैं जिसको हम जो है बाय प्रोडक्ट बना के इसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हम टिम्बर के बहुत से आइटम्स हैं, जैसे फर्नीचर, हम एक टाइम पे वुडन शिप, पाकिस्तान से कार्गो शिप, फिशिंग ट्रॉलर्स एक्सपोर्ट होते थे, वो पूरी हमारी इंडस्ट्री तबाह हो गई। हमें इसको दोबारा डेवलप करना है। टिम्बर इंडिया ने कांडला के अंदर पोर्ट बनाया है। गुजरात जो है इसका सबसे बैकवर्ड स्टेट था, जहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही थी और जहाँ पे गुर्बत इतनी ज़्यादा थी कि आपकी सोच से बाहर है। पाकिस्तान से
लोग है ज़कात भेजा करते थे गुजरात के मुसलमानों को। तो ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 20 साल पुरानी बात है। सही। आज गुजरात जब मोदी वहाँ पे आया सीएम और मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर था उनका, इन्होंने गुजरात में कांडला पोर्ट डिक्लेयर किया कि टिम्बर के इंपोर्ट का जरूरत नहीं होगी, इस पर 5 साल 10 साल के लिए आपको टैक्स फ्री जोन और री एक्सपोर्ट पे जाएंगे। तो वो पूरा स्टेट उठ गया। तो हमें टिम्बर री एक्सपोर्ट के लिए काम करना है। हमें जो है आईटी पे तो बहुत काम हो रहा है इस वक्त, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा, लेकिन बहुत से सेक्टर्स पे हमें काम करने की ज़रूरत है। स्पेशली इंडस्ट्रियलाइजेशन में जाने के लिए आपको वन विंडो ऑपरेशन लाना पड़ेगा। और जब तक असेंबली और सेनेट बिल पास नहीं करेंगी, क्योंकि हमारे साथ मसला ये है कि 27 किस्म के टैक्सेस लगते हैं, 27 किस्म के इदारे आके ट्रेडर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट को तंग करते हैं। अच्छा, ट्रेडर्स तो फिर भी इसलिए फेस कर लेते हैं क्योंकि ट्रेडर्स जिस मार्केट में वहाँ 500-700 लोग होते हैं तो ब्लैकमेल नहीं हो सकते, लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो उसको फेस नहीं कर सकता। वो अकेला एक जगह बैठा हुआ है, एकड़ों पे इसकी जगह है और उसको अंदर आके ब्लैकमेल किया जाता है। तो इन चीज़ों को ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि ये माफिया का जो कार्टेलाइजेशन है उसको आप उड़ाएंगे जब जाके आप आगे जाएंगे। आप इंडोनेशिया को देखें, सवारंग सिटी और इंडोनेशिया का एक सिटी है, उसको कहा जाता है पसोनेस एशिया, यानी ब्यूटीफुल सिटी ऑफ एशिया। आप समारंग जाएं, इतनी इंडस्ट्री लगी हुई है, वहाँ पे स्कूटीज भी बनती हैं, वहाँ पे मोबाइल फोन्स भी बनते हैं, वहाँ पे दुनिया का कौन सा आइटम नहीं बनता। जिस तरह करप्शन हमारे पास रही है, जिस तरह डिवेल्यूशन हमारे पास रही है, इंडोनेशिया की सर्कल से निकल चुका है। तो हमें भी अब बहुत सीरियस होना पड़ेगा माशी मामलात में। आप जो बात कह रही हैं कि ट्रेडर्स को जाना चाहिए असेंबली, बिल्कुल जाना चाहिए। और अब ट्रेडर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट इस तरफ आ रहे हैं, क्योंकि अब हमने एक चीज़ नोट कर ली है कि जो वहाँ पे फ्यूडिस्ट माइंड जो लोग बैठे हुए हैं, तो उनको वो ठीक है, वो अपनी ज़राई इत्तलात करते होंगे, लेकिन आज हम ज़राई मुल्क भी नहीं रहे। बिल्कुल। आज हम गंदम इंपोर्ट पे आ गए, राइस हमारा थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट हो रहा है, कॉटन हम इंपोर्ट पे आ गए, शुगर हम फिर इंपोर्ट पे, और कभी इंपोर्ट पे होते हैं, कभी एक्सपोर्ट पे होते हैं, कभी हम बड़ी ब्रेक इवन चल रहे होते हैं। तो वो भी हमारा सेक्टर बहुत ज़्यादा वीक हुआ है, तो वहाँ पे भी बहुत काम करने की ज़रूरत है। तो बहुत से काम बाकी हैं इस मुल्क में, लेकिन मैक्सिमम 3 साल में ये मुल्क अपने पाँव पे खड़ा हो सकता है अगर विल हो। अगर विल नहीं होगी तो हम कुछ नहीं कर सकते। इस मुल्क में काबिलियत की अगर आप बात करें तो JF-17 थंडर इसी मुल्क में बन रहे हैं, चाहे वो फौजी के बैनर में बन रहा हो। आपने एटम बना लिया, आपने मिसाइल टेक्नोलॉजी आपकी कामयाब है दुनिया में, तो बाकी चीज़ें हम क्यों नहीं बना सकते। तो कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो मुश्किल है, नामुमकिन भी नहीं है, मुश्किल भी नहीं है, काम हो सकता है, सिर्फ विल की ज़रूरत है। यानी कि अब थोड़े से पाकिस्तान में पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव जो ट्रेंड्स हैं वो थोड़े चेंज करने पड़ेंगे, या उनमें थोड़ी जिद्दत लानी चाहिए कि अगर बिजनेस कम्युनिटी एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों में भी आती है, अपना रोल प्ले करती है, तो हम पाकिस्तान को मुआशी तौर पे काफ़ी बेहतर कर सकते हैं कुछ नए ट्रेंड्स इंट्रोड्यूस करवा के। आप समझते हैं कि भाई पाकिस्तान में इस चीज़ की एक्सेप्टेंस नहीं है? शायद नहीं, देखिए एक्सेप्टेंस तो है, लेकिन इसमें एक चीज़ की जो ज़रूरी है ना, देखिए पहले ही बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट असेंबली में आए, प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है? प्रॉब्लम ये आ रहा है कि नेशनल असेंबली का मेंबर या सेनेटर, उसको फंड दिया जाता है। देखिए नेशनल असेंबली का मेंबर और सेनेटर को फंड नहीं मिलना चाहिए। क्यों फंड मिले उसको अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए? वो तो आपके लॉस बनाने के लिए और आपके मुल्क की जो लाइन को सेट करने के लिए आए। फंड्स जो है वो आपके मेट्रोपॉलिटन इदारों को मिलने चाहिए। हर आपकी जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो डिस्ट्रिक्ट सतह पे उसको फंड मिले। उसका काम है कि भाई गटर, रोड, पानी, उनको मसाइल को जो है वो क्लियर करें। तो जब आप नीचे के लेवल पे फंड, मुशर्रफ साहब के टाइम में आप देखें ना, काउंसलर्स को फंड मिल रहे थे, ठीक है, टाउन चेयरमैन को फंड मिल रहे थे, चेयरमैन यूसी चेयरमैन को फंड मिल रहे थे। उस निज़ाम आपका बेहतरीन हो गया था ना। आप देखिए कराची में कितने बाईपास, कितने फ्लाईओवर, कितना तरक्याती काम हुआ। सिर्फ कराची में नहीं हुआ, पूरे पाकिस्तान में हुआ। आज आप इस्लामाबाद को देख रहे हैं, बल्कि हम तो अगर लाहौर जाते हैं तो हम रश करते हैं कि पंजाब को हम रश करते हैं, और हम ये सोचते हैं बाज़ औक़ात हमें ये लगता है कि हम कराची के लोग टैक्स दे के हम किस जगह रह रहे हैं। आज ये फंड जो है ना वो नेशनल असेंबली में नहीं होने चाहिए। MNS को फंड नहीं मिलने चाहिए। फंड हमेशा MC को आए, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को आए, निचली सतह पे आए, क्योंकि आवाम का पैसा है, आवाम के। ठीक है, आप जो फैसिलिटीज दे रहे हैं नेशनल असेंबली के मेंबर्स को, मैं उसकी नहीं करूँगा कि भाई आप मत दें, ठीक है, सेनेट के मेंबर्स लेते हैं, लेकिन पैसा आवाम का है। हम देखिए, मेरा ताल्लुक मेमन बिरादरी थे, हमारे बड़े ये कहते हैं कि पंच के पैसे को हाथ नहीं, पंच यानी कौम का पैसा, कौम के पैसे के ऊपर कभी भी कोई चीज़ आपकी ना नस्ल तरक्की करेगी, ना मुल्क तरक्की करेगा, ना आप खुद तरक्की करेंगे। तो बेहतर ये है कि असेंबली को में जो फंड जो MNS को दिए जाते हैं ना, वो ये सिस्टम खत्म होना चाहिए। MPS के फंड का सिस्टम खत्म होना चाहिए। MCs को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। आज सिंध में अगर आपकी MC पीपल पार्टी को एक ये था कि हमारा ही मेयर आ जाए, जिस तरीके से भी आया हो,
अगर ये मेयर डिलीवर कर दे तो भी हम चाहेंगे कि बहुत बेहतर हो जाएगा। अच्छी बात है, बिल्कुल। ये जो नेशनल असेंबली में आपके लॉज और ये जो जितने लीगल मसले हैं उनको देखे, सेनेट जो है इन चीज़ों को देखे तो बहुत सी चीज़ें बेहतर की तरफ जा सकती हैं। कराची का जैसे भी मेयर की बात कर रहे हैं कि किसी भी जमात का हो, आवाम को तो काम चाहिए, आवाम को तो अपने मसलों का हल चाहिए। कराची में मेयर्स बदलते भी रहे, डिफरेंट पार्टीज ने अपना अपना रोल भी प्ले किया, लेकिन आप क्या समझते हैं बीइंग लाइक अ मेंबर ऑफ बिजनेस कम्युनिटी कि कराची दिन ब दिन आगे जाने की बजाय पीछे क्यों आता गया? देखिए, इसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेशन जो है वो आपका सिंध और कराची से होना ये चाहिए था। 1200 किलोमीटर का आपका कोस्टल बेल्ट हम पूरा का पूरा यूज़ करते हैं, यहाँ से लेके ग्वादर तक, बिल्कुल ठीक है। तो उसमें आपके बहुत ज़्यादा आप तरक्की कर जाते हैं, लेकिन कराची को पीछे रखने में हमारे दुश्मन ममालिक का बहुत बड़ा हाथ है। हमारे देखिए, आप माने या ना माने, कराची के पीछे जाने से आपकी मुल्क की मैशत पीछे गई। बिल्कुल। फ़ायदा मुल्क की आवाम को नहीं हुआ, फ़ायदा दुश्मन मुल्क को हुआ। आज आपका दुश्मन मुल्क हर जगह सीना ठोक के जाके खड़ा है, और जिस तरह अमेरिका की असेंबली बस का आप देखें कि दुश्मन मुल्क के वजीर आज़म का जिस तरह इस्तकबाल हुआ है, तो वो तो अपने टारगेट और टास्क पे पूरे हो गए ना। आज आप देखें पिछले एक हफ्ते से स्टेटमेंट चल रहे हैं वहाँ के सियासतदानों के, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर के, हमें पाकिस्तान से जंग करने की ज़रूरत नहीं। वो तो खुद देखें, कराची को पीछे ले जाके दुश्मन मुल्क ने फ़ायदा उठाया, ये हकीकत है। अब इसमें जिसने रोल प्ले किया हो वो अपने गिरेबान में झांक ले और इस चीज़ को समझ ले। सच और हकीकत ये है कि कराची पीछे नहीं गया, ये मुल्क पीछे गया, और कराची को पीछे ले जाने की वजह से ये मुल्क पीछे गया। अगर आज कराची आगे होता तो मुल्क आगे था। 80s में जब आपने हबीब बैंक प्लाजा बनाया तो आप देखें कि चाइनीज यहाँ के देख रहा था, या मलेशियन आ रहे थे, या जर्मन आर्किटेक्ट आके आपकी बिल्डिंग देख रहे थे कि भाई आप कंस्ट्रक्शन के किस लेवल पे थे। आपने आपके पास इतनी बड़ी बड़ी उस वक्त कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, आज उनका नामो निशान नहीं है। यूरोप का एक, मैं ऑस्ट्रेलिया रहा हूँ 3 साल, मैंने एक चीज़ वहाँ नोट की कि आपका कोई बिजनेस अगर नीचे जा रहा होता है तो यूरोप के अंदर बाकायदा इदारे बने हुए हैं। जब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भी आपको कॉल करके पूछता है कि भाई आपको क्या प्रॉब्लम है, क्यों आप पीछे जा रहे हैं, हम आपके साथ खड़े। आप जनरल मोटर्स को देखें, जिसको जनरल मोटर्स अमेरिका में बंद हो रही थी, तो वहाँ के प्रेसिडेंट ने जनरल मोटर्स के सीईओ को बुलाया कि भाई क्या मसला, आप क्यों बंद कर रहे हैं? बोला मैं फंड का मसला है। उन्होंने बेल आउट पे खींच दिया और जनरल मोटर्स को खड़ा किया कि जनरल मोटर्स हमारी हमारा ब्रांड है दुनिया में, अमेरिका का ब्रांड है। तो वो फिर जनरल मोटर्स को उन्होंने खड़ा किया। हम हमेशा जो है अपनी इंडस्ट्री को तबाह करते रहे, हमारे जितने लोग तबाह होते गए, हम हमेशा नेगेटिव अप्रोच पे रहे, हम पॉजिटिव पे नहीं गए। आज खुदारा हम पॉजिटिव अप्रोच पे जाएं। हम अच्छा, ये जो एक मसला आता है, एतराज़ भी आता है और इस पे ताजिर बिरादरी बहुत ज़्यादा मोतरज़ भी है और इस पे अपनी राय भी देती है कि उतनी तो हमारी आमदन नहीं जितने आपने हम पे टैक्सेस लगा दिए हैं। ये बात सच है? ये मसला आता है? देखें, अशराफिया के लिए तो टैक्स कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, देखें, आप जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसके पास पैसा बैंक का होता है, सही, या शेयर मार्केट का, पब्लिक का पैसा है, वो अपना गुजारे। लेकिन जिसका अपना पैसा है, जैसे आपके मुल्क में आप कोरोना से आप जो भी वजूहत बोलेंगे आप बच गए, आप क्यों बचे? आपको बेसिक पता है, यूरोप नहीं बचा, ठीक है, अमेरिका नहीं बचा, कनाडा नहीं बचा, तमाम के लोग अफेक्टेड हुए, लेकिन आप अफेक्टेड इतना नहीं हुए जितना वो लोग हुए। उसकी वजह क्या? इसकी वजह ये थी कि सरमाया आपके ट्रेडर्स का अपना सरमाया था, बैंक्स का सरमाया नहीं था। दुनिया में कोई भी आप कारोबार करते हैं 70% बैंक की इन्वेस्टमेंट होती है, 30% उनकी अपनी होती है। लेकिन पाकिस्तान में 100% जितना ट्रेडर है वो, क्योंकि सूद जो है वो अल्लाह से जंग है, ये हमारी बेसिक है। तो हम जितने छोटे ताजिर हैं या बड़े ताजिर हैं वो बैंक के ऊपर नहीं जाते, ज़्यादा मार्केट का क्रेडिट और डेबिट हमारा चल रहा होता है। तो इस वजह से हमारी बचत हो गई। कोरोना में भी हम इस वजह से बचे। अब पाकिस्तान में आपकी जो ट्रेडर्स हैं उसको जो टैक्सेस देते हैं वो हद से ज़्यादा है। अब मुझे ये पता है 17% सेट टैक्स, फिर इसके ऊपर 3% वैल्यू एडिशनल सेट टैक्स, ठीक है, फिर इसके ऊपर 3% नॉन फाइलर या नॉन ठीक है, नॉन जो है रजिस्टर्ड जीएसटी, तो 23% ये हो गया। 6% आपका इनकम टैक्स शुरू होता है, 29% हो गया। अब जो चीज़ आप इंपोर्ट कर रहे हैं उसके किसी 20%, किसी 30%, गाड़ियों में 140% कस्टम ड्यूटी। तो आप टैक्स का एक आप देखिए 67-68% टैक्स का रेशियो जाता है। और आप आज जब आपकी मैशियत इतनी जान है, आप इतना पैसा आवाम के ऊपर लगाते हैं, तो आप देखें अगर इतना बड़ा टैक्स देने के बाद भी आज हाल ये है कि आपकी आप बाहर निकलें तो घर के बाहर गटर का पानी उबल रहा है, एवरेज आपकी सड़क टूटी हुई है। अच्छा,
दुनिया में हर जगह टैक्स लिया जाता है, बच्चों की एजुकेशन फ्री है। हम एजुकेशन का पैसा क्या पे कर रहे हैं? ओ लेवल ए लेवल, आज आपकी बेसिक आपकी वो हो गई है, बेसिक आपकी तालीम ओ लेवल ए लेवल कितने लोगों को मैसर है। फिर आप हेल्थ को देख लें, आपका हेल्थ सेक्टर में आपको अपने वालिदैन के इलाज के लिए अपने पैसे लगाने हैं, ठीक है। कम से कम आप दवाएं नहीं देते हैं, इलाज तो फ्री दें। तो ये चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा टैक्स, इतना बड़ा ज़्यादा टैक्स नहीं होना चाहिए। आपको मैं एक बात ये बताता चलूँ, वेस्ट कामयाब क्यों हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद? वर्ल्ड वॉर के बाद आपके यूके में जब इलेक्शन हुए तो वहाँ के जो लीडर थे सही, वो इलेक्शन हार गए। इलेक्शन हारे तो उनसे पूछा गया कि भाई आप इलेक्शन हारने की वजह, बोले सामने वाली पार्टी का मैनिफेस्टो अच्छा था। कांग्रेस आई थी शायद वहाँ पे उस वक्त यूके में। तो उनसे पूछा गया, बीबीसी पे, ये आप गूगल पे सर्च करेंगे ये चीज़ आपको मिल जाएगी। अब्राहम लिंकन थे मेरे ख्याल में उस वक्त वहाँ के, मेरे को नाम भूल रहा हूँ उनके, जो उस वक्त वहाँ के लीडर थे। तो खैर ये मैंने जो पढ़ा है, चार्ली चैपलिन की स्वाने हयात में पढ़ा है उनकी अपनी। तो उन्होंने उनसे पूछा गया कि भाई आप इलेक्शन क्यों हारे? तो इलेक्शन हम इसलिए हारे कि हम सामने वाले मैनिफेस्टो बहुत स्ट्रॉन्ग था। सामने वाली पार्टी से पूछा भाई आप मैनिफेस्टो आपका क्या था कि आप इलेक्शन जीते? बोले हमने 20 साल या 30 साल हमने रिसर्च की पूरी दुनिया के जो है निज़ाम की, माशी निज़ाम की। तो हमें फारूक लो, हज़रत उमर फारूक का फारूक लो बोलते हैं वो लोग, या उमर लो हमें मिला, उसको हमने अडोप्ट किया और हमने ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हम अपनी आवाम के ऊपर। वो क्या था? आपकी जॉब की इन्होंने एश्योरेंस दी कि आपकी जॉब जो है वो आपकी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो प्रोवाइड करेगी। हेल्थ स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो प्रोवाइड करेगी। और एजुकेशन, बेसिक चीज़ों को वेलफेयर की शक्ल दे दी। ठीक है, इन्होंने इन तीनों को अडोप्ट किया और इसके बाद उन्होंने टैक्सेस लगाए। आज वेस्ट कामयाब इसलिए, टैक्सेस वहाँ भी बहुत है, लेकिन वहाँ टैक्सेस देने के बाद आपको रिफंड ये है कि अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आती है तो वो आपको स्टेट वहाँ पे हेल्प करती है। लेकिन यहाँ आप देख लें कि स्टेट कभी भी आपके साथ नहीं खड़ी। स्टेट जो है वो, एक फैक्ट्री जल गई जिसमें सैकड़ों कारकुन जल गए, वो फैक्ट्री आज तक दोबारा नहीं खड़ी हुई। वो एक्सपोर्ट करती थी, वो आपको रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा था। वो इंडस्ट्रियलिस्ट आज बाहर चला गया। जो भी मामला थे वो फैक्ट्री तो आज वापस चलनी चाहिए थी। ये हमारा बहुत बड़ा डार्क साइड है। इन चीज़ों पे हमें सोचने की ज़रूरत है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला कि हम नेगेटिव चीज़ों से निकल रहे, पॉजिटिव चीज़ों में जाएं, तभी हम आगे ग्रो करेंगे, अदरवाइज हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया शर्जील साहब, आपने इतनी अच्छी आरा से भी आगाह किया, अपने आइडियाज़ आपने पेश किए। एंड होपफुली कि जैसे कहता है कि दिए से दिया जलता है, एंड वी कैन होप कि जैसे आप कह रहे हैं कि अगर हमारे पास विल हो, एक अच्छा प्लान हो और हम अपने सिस्टम में कुछ एडवांसमेंट ले आएँ, तो हम 3 साल के अंदर अंदर अपने मुल्क को अपने पाँव पे खड़ा कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका देखने के लिए, और इंशाल्लाह दोबारा किसी शख्सियत के साथ किसी नई जगह पर आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।